नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर भड़की ममता बनर्जी की, देखेंगे पूर्व चुनाव आयुक्त के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों को, भारत को जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी में क्या हुआ खुलासा, जानेंगे पीएम मोदी के जापान चीन दौरे में क्या कुछ है खास, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेगर फ्री यानी भिखारी मुक्त होगा मिजोरम, भीख मांगने पर लगेगी रोक। राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल विधानसभा में हुआ पास। भारत सरकार ने हटाई कपास पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी, केजरीवाल ने फैसले को बताया किसानों के साथ धोखा, बोले भारत को लगाना चाहिए 100% टैरिफ। रूस ने यूक्रेन पर 629 मिसाइलों और ड्रोन से किया हमला, यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन इमारत को हुआ नुकसान, जंग में कमजोर पड़ रहा है यूक्रेन। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 705 अंकों की गिरावट के साथ 80,080 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 211 अंकों की गिरावट के साथ 24,500 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से पहले ही बीजेपी घबराई हुई दिख रही है, और अब यात्रा जब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर होती जा रही है तो अचानक इसके शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया। राज्य में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो 12वें दिन यात्रा का क्या रहा घटनाक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार की सड़कों पर दिखाई दिए। लेकिन आज खुली गाड़ी की जगह राहुल बंद गाड़ी में दिखे। गाड़ी से ही उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। वोटर अधिकार यात्रा में आज भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी। दरअसल बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ के बाद हाई अलर्ट जारी है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अभी मोतिहारी में है। इसी मोतिहारी के रक्सौल से 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने बिहार में एंट्री की है। रक्सौल नेपाल बॉर्डर के करीब है और इसी के चलते राहुल की यात्रा में कई बदलाव किए गए। राहुल सीतामढ़ी में हैं, जिस कैंप में वो रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। बीच में कई जगह उनके स्वागत के लिए मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। मंदिर में दर्शन के बाद होने वाला रोड शो भी रद्द कर दिया गया। मोतिहारी के ढाका में उन्हें पैदल यात्रा करनी थी, लेकिन सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी। आतंकी हमले को देखते हुए राहुल की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के कार्यक्रम में तब्दीली भी की है। अब ये यात्रा जनसभा से नहीं बल्कि पदयात्रा से खत्म की जाएगी। राहुल की ये यात्रा 1 सितंबर को गांधी मैदान में जनसभा के बजाय पदयात्रा से खत्म होगी, जिसमें महागठबंधन के कई प्रमुख नेता और समर्थक शामिल होंगे। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की साजिशें भी सामने आ रही हैं। पटना के गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये एफआईआर पटना महानगर कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने राहुल पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो राहुल को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। वोटर अधिकार यात्रा ने उसकी नींद उड़ा दी है। इसके बावजूद चुनाव आयोग के कदम नहीं रुक रहे। बिहार में पुरजोर विरोध का सामना करने के बाद भी अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की कवायद शुरू हो गई है, जिस पर सीएम ममता बनर्जी भड़क उठी। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दे दी। तो क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर कराने की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन यहाँ उसके लिए इस प्रक्रिया को लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग और बीजेपी को ये साफ कर दिया है कि उनके होते हुए किसी भी बंगाली के मतदान के अधिकार को नहीं छीनने दिया जाएगा। दरअसल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र लिखकर ईआरओ और एईआरओ की नियुक्तियां जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो भी पद अभी भी खाली हैं, उन्हें भी जल्दी भरने की बात कही गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को ही निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के मकसद से करवाए जा रहे सर्वे के लिए दूसरे राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल में भेजी है। चुनाव आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है। सीएम ममता ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि आयोग का अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान के 3 महीनों तक का है, पूरे साल का नहीं। ममता बनर्जी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित कर रही थी और इस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनके जिंदा रहते किसी का भी वोट करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अब आप खुद जांच करें कि आपका नाम अभी भी लिस्ट में है या कट गया।
आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की बात कही है, लेकिन उसके इस अभियान के खिलाफ विपक्ष एकजुट रूप से विरोध कर रहा है। और अब ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और चुनाव आयोग के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगी। विपक्ष ने तो चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है ही। खुद पूर्व चुनाव आयुक्त भी अब आयोग के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काटे हैं, उसे लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी चिंता जताई है। तो पूर्व चुनाव आयुक्त के एसआईआर पर क्या है सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर अब उसके ही अधिकारियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग से सवाल किया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों पर जांच शुरू क्यों नहीं कर रहा है। और अब पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी एसआईआर को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया के नियमों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। 2003 की सूची को लेकर चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया करा रहा है। उसे यह भी सामने रखना चाहिए था कि 2003 में जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो क्या नियम थे। अगर वो उन नियमों की सूची भी जारी करता तो फिर विवाद पैदा ही नहीं होता। इसके साथ ही जिन लोगों के नाम स्थायी रूप से दूसरे जगह चले जाने के कारण काटे गए हैं, उन्हें पहले सूचना दी जानी चाहिए थी, क्योंकि कई लोग खाना बदोश वाला जीवन जीते हैं। वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे में उनका वोट एक ही जगह होता है। लवासा ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 8 सितंबर को सुनवाई होनी है। लवासा ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों ने गणना फॉर्म जमा नहीं किए थे वो दुनिया में नहीं रहे या स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए। इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने कैसे की, जबकि घर घर सर्वेक्षण या क्षेत्रीय जांच का कोई प्रावधान नहीं था। क्या चुनाव आयोग ने किसी अधिकृत रिकॉर्ड से परामर्श किया या ये सुनी सुनाई बातों पर आधारित था? अगर चुनाव आयोग सिर्फ डुप्लीकेशन हटाने और जो वोटर जीवित नहीं है उन्हें हटाने में ही कामयाब हो जाता है, तो फिर इसके लिए हर वोटर को परेशान करने की क्या जरूरत थी? यानी साफ है कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया पर अब चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक लवासा ने कई बड़े सवाल उठाए हैं और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठे हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, इस पर सभी की नजरें हैं। तो नजरें उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिकी हुई हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। इसी दिन नतीजा भी सामने आ जाएगा। तो क्या है उपराष्ट्रपति चुनाव का समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी सिलसिले में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि इस बार के चुनाव में पहले की तुलना में 7 वोट कम पड़ने वाले हैं। दरअसल लोकसभा में 543 सीटों में से पश्चिम बंगाल की वशीरहाट सीट खाली है, जबकि राज्यसभा में 6 सीटें खाली हैं। इनमें जम्मू कश्मीर की 4, शिबू सोरेन के नहीं रहने से झारखंड की 1 और आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद पंजाब की 1 सीट शामिल है। ये लगातार तीसरी बार होगा जब जम्मू कश्मीर के सांसद किसी बड़े चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे पहले 2022 में राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद उसी साल हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। 15 फरवरी 2021 के बाद से जम्मू कश्मीर से कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर वोट डालते हैं। दोनों सदनों में कुल 788 सीटें हैं। 7 सीटें खाली होने के चलते 781 सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार है। जीत के लिए 391 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 वोट हैं, जिससे उनके कुल वोट 422 हो जाते हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है और विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेला है। अब सभी की निगाहें 9 सितंबर को होने वाले चुनाव और उसी दिन आने वाले नतीजों पर हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, तो नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों और राष्ट्रपति की बिलों पर सहमति देने के मामले से जुड़े राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई जारी है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, तो वहीं राज्यों की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति रेफरेंस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि आर्टिकल 32 के तहत राज्य सरकारों को रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, राज्यों के लिए नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं हैं और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि राष्ट्रपति जानना चाहती हैं कि क्या राज्यों को ऐसा अधिकार है। अनुच्छेद 361 के मुताबिक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यों की तरफ से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा
कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में जितनी जल्दी हो सके यानी एज सुन एज पॉसिबल जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर विधेयक वर्षों तक लंबित पड़े रहे। सिंघवी ने कहा कि राज्यपालों का विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखना संवैधानिक मंशा के खिलाफ है, क्योंकि ये उनकी शक्तियों को आर्टिकल 200 की सीमा से कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। ये मामला तब और भी अहम हो गया था जब 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय मांगी थी, जो आर्टिकल 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 सितंबर को होगी। राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास किसी भी बिल को लंबे वक्त तक रोके रखने पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की गई। तो सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले पर भी उठ रहे हैं। अब ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत और चीन भी एकजुट हो गए हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का एक सीक्रेट लेटर सामने आया है जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। तो क्या है इस सीक्रेट लेटर में ऐसा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसे लेकर दोनों देशों में तनाव के हालात बने हुए हैं। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक चिट्ठी ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। जिनपिंग ने टैरिफ वॉर में अमेरिका को मात देने के लिए भारत को सीक्रेट लेटर लिखा था, जो 5 महीने बाद सामने आया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस लेटर में जिनपिंग ने भारत से लड़ाई में साथ आने और अमेरिका के खिलाफ मजबूती से लड़ने की अपील की थी। भारतीय राजनयिकों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चीन और अमेरिका के बीच उस वक्त टैरिफ वॉर छिड़ी हुई थी। जिनपिंग इस लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे भारत से संपर्क साधा। वो पूरे मसले को काफी सीक्रेट रखना चाहते थे। उन्होंने पत्र में अमेरिकी व्यापार समझौते को चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था। हालांकि भारत ने जून 2025 तक जिनपिंग के इस सीक्रेट लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह चीन ने अमेरिका के खिलाफ भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आज भी वो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के समर्थन में खड़ा है। ऐसे में अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में चीन और भारत के संबंधों में सुधार देखा गया और जिनपिंग की ये चिट्ठी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर रहेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। गौरतलब है कि चीन ने अब तक किसी भी मुद्दे पर अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया है और चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो या सैन्य क्षमता, हर जगह अमेरिका के लिए कड़ी चुनौती साबित हुआ है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ चीन और भारत का साथ आना राष्ट्रपति ट्रंप को बैकफुट पर ला सकता है। चीनी राष्ट्रपति की ये चिट्ठी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पीएम मोदी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। चीन से पहले वो जापान जाएंगे। जापान और चीन दोनों ही देशों के बीच संबंध कभी से अच्छे नहीं रहे और भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो पीएम मोदी के इस दौरे को चीन के साथ संबंधों की नई शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या कुछ खास है पीएम मोदी के इस विदेश दौरे में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। इस बार वो जापान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे। उसके बाद वो चीन के लिए रवाना हो जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जापान में पीएम मोदी टोक्यो में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी की जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बैठक होगी। पीएम मोदी जापान के मियागी प्रांत का भी दौरा करेंगे, जहां वे अपने समकक्ष इशिबा के साथ एक कार्यकारी रात्रि भोज में भाग लेंगे। दोनों नेता भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, साथ ही जन से जन संबंधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। बैठक में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा क्वाड, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उसके तहत सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए अहम है। जापान के बाद 31 अगस्त को पीएम मोदी चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां वो एससीओ बैठक में शिरकत करेंगे। 2020 की गलवान वैली में झड़प के बाद से भारत और चीन के संबंध काफी खराब दौर में पहुंच गए थे। ऐसे में 5 साल बाद अब दोनों देश अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं चीन और जापान दोनों ही देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ऐतिहासिक, क्षेत्रीय और भू राजनीतिक कारणों से दोनों देशों में विवाद देखा जाता है। अब ऐसे में पीएम मोदी का पहले जापान और फिर चीन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। व्हाट्सएप पर अब विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, लाइसेंस,
वो सब मिलेगा जिसको लेने के लिए लोगों को, दलालों को भर भर के पैसे देने पड़ते थे। लेकिन इतने सब कागज़ भी तो वोट डालने के लिए काफ़ी नहीं थे। इस समय खासकर बिहार के मतदाताओं को ऐसे व्हाट्सएप की दरकार थी जो वोटर लिस्ट में उनका नाम दिखा दे। वोटर अगर वोट नहीं डालेगा तो क्या होगा? लोकतंत्र में हर नागरिक एक वोटर ही तो होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।